हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 6। ठीक है, इसका नाम है संधि या फिर आप बोल सकते हैं जॉइनिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में आपने क्या क्या पढ़ा था। आपने समास भी पढ़ चुके हैं ना, और भी आपने पढ़ा था एक वर्ण विच्छेद, है ना बच्चों, और विचार संश्लेषण, विचार विश्लेषण, है ना, वाक्य विश्लेषण। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये संधि। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए शुरू करते हैं। जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती हैं तो मिलकर एक स्वतंत्र भाविक रूप बना लेते हैं। ठीक है, उसे संधि कहते हैं। बच्चों समझ आया कि हमने दो अलग अलग ध्वनियों को मिला दिया, उनसे मिलकर एक नई संधि हुई, नया योग बना है। ठीक है, उसी योग को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, संधि का अर्थ है मेल, मेल कहिए या योग कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए शब्द या शब्दांश यहाँ पे दिया गया, जैसे पुस्तक जमा आलय, तो ठीक है, नर जमा ईश, नी जमा पाप, सत जमा जन। ठीक है, अब देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण, देखिए बच्चों पुस्तक जमा आलय में पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और दूसरे पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, तो विकार देखिए इसमें परिवर्तन क्या आया है, अ जमा आ से बन गया है आ। ठीक है, तो देखिए संधि युक्त जो बनेगा शब्द वो क्या है, पुस्तकालय। इसी प्रकार देखिए नर जमा ईश। ठीक है, तो देखिए नर में जो इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वो है अ, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, ई, तो ये बनेगा आपका ए, तो बनेगा नरेश। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये दो और उदाहरण है। ठीक है, देखिए अब आगे, उपयुक्त शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से नया वर्ण बना है। ठीक है, इस प्रकार दोनों ध्वनियों में मेल हुआ है। व्याकरण में इस प्रकार का मेल संधि कहलाता है। तो बच्चों समझ आ गया, बहुत ही आसान है ना। देखिए संधि की परिभाषा, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों समझ आया, आपने क्या करना है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरा जो पद है उसका प्रथम वर्ण, ठीक है, उन दोनों को मिला देना है। चलिए बच्चों आगे देखिए, संधि की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल दो ध्वनियों स्वर या व्यंजन के बीच ही संधि होती है। ठीक है, शब्दों के बीच नहीं होती। बच्चों समझ आया, हम देख सकते हैं स्वरों और व्यंजन इनके बीच में ही संधि होती है। ठीक है, शब्दों के बीच में नहीं होती। देखिए संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है, ठीक है, दूसरी ध्वनि में भी हो सकता है, ठीक है, तथा दोनों में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए पहला देखते क्या है, पहली ध्वनि में परिवर्तन। देखिए बच्चों उत जमा लास, तो क्या बनेगा, उल्लास। क्या बना है यहाँ से, उल्लास। ठीक है, तो त जमा ल, ठीक है, इसी प्रकार इत जमा आदि, तो क्या बना है, इत्यादि। ठीक है, ई जमा आ से या बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी ध्वनि में, तो देखिए दूसरी ध्वनि में परिवर्तन किस प्रकार होगा, रवि जमा इंद्र, तो रविंद्र। ठीक है, ई जमा ई, तो क्या बना है, ई। ठीक है, ऐसे ही पत्नी जमा इच्छा, तो क्या बना है, पत्नी इच्छा। ठीक है, तो देखिए ई जमा ई, तो ई बना है। ठीक है, देखिए अब तीसरा वाला, पहली तथा दूसरी ध्वनियों में परिवर्तन। देखिए बच्चों क क्या है, दोनों ध्वनियां अलग अलग ध्वनियों से में परिवर्तन हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि त जमा च, तो क्या बनेगा, उत जमा श्वास, तो उच्छ्वास। बच्चों आपने देखा किसमें बन गया, ये श और छ बन गया। ठीक है, अगला देखिए ख, दोनों ध्वनियां मिलकर किसी तीसरे ध्वनि में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि गण जमा ईश, तो गणेश। ठीक है, ऐसे ही अ जमा ई, तो बना है ए। ठीक है, इसी प्रकार पर जमा उपकार, तो बनेगा परोपकार। अ जमा उ, तो क्या बना है, ओ। ठीक है बच्चों, ये कुछ इसके उदाहरण थे। आइए अब हम देखते हैं संधि विच्छेद। देखो बच्चों, संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, जैसे कि पुस्तकालय का संधि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, विच्छेद होगा इसका, पुस्तक जमा आलय। बच्चों समझ आया, किसी भी शब्द को आपने तोड़कर लिखा है, दो या दो से अधिक भागों में लिखा है, तो उसी को हम कहते हैं इसका संधि विच्छेद। ठीक है, संधि का महत्व देखिए बच्चों क्या है, संधि करने पर, संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। बच्चों अभी समझ आया, हमने इससे पिछले अध्याय में करा था क्या, वाक्य विश्लेषण, है ना। जो जटिल वाक्य होते हैं उनको समझने के लिए उन्हें तोड़ा जाता है ना। इसी प्रकार जो बड़े शब्द होते हैं उनको भी हम जब तोड़ते हैं, तोड़कर पढ़ते हैं, तो हमें वो आसान लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब है संधि के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। देखिए हिंदी में 3 प्रकार की संधियां होती है। पहले है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है स्वर संधि। ठीक है, मतलब कंजक्शन ऑफ अ वोवल विद अ वोवल। देखो बच्चों,
दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। बच्चों समझ आया, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दो स्वरों का यहाँ पे मेल होगा। ठीक है, देखो इसके अंतर्गत पहले स्वर का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होते हैं। ठीक है, और ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि राजा जमा ईश, तो आ जमा ई यहाँ से मिल जाएगा तो बनेगा ए, तो ये बनेगा राजेश। ठीक है, देखिए स्वर संधि में निम्नलिखित 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाधि संधि। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब एक एक करके हम चलिए बच्चों अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। कौन सा? व्यंजन संधि। देखिए कंजक्शन ऑफ अ कॉन्सोनेंट विद अ वोवल ऑफ अ कॉन्सोनेंट। दोबारा, कंजक्शन ऑफ अ कॉन्सोनेंट विद अ वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, देखिए तो जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों समझ आया, यहाँ पे क्या है, पहला जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें व्यंजन होना चाहिए, जबकि जो दूसरा पद है, जो दूसरा शब्द है, उसमें जो प्रथम वर्ण है उसका वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे मेल को हम कहते हैं यहाँ पे व्यंजन संधि। अगला देखिए बच्चों, अब है आपके पास तीसरा विसर्ग संधि, मतलब कंजक्शन ऑफ विसर्ग विद अ वोवल और कॉन्सोनेंट। देखो बच्चों, तो परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन में से, मतलब ये होने वाले मेल को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों समझ आया, बस पहला शब्द है उसके अंत में आपको विसर्ग होना चाहिए, बाकी जो दूसरा शब्द है उसके तो प्रथम में आपका क्या हो जाए, वो चाहे स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए संधि के सामान्य नियम। चलिए अब एक एक करके हम सारे नियम देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है यहाँ पे? देखिए स्वर संधि। देखो तो यहाँ पे स्वर संधि के उपभेदों के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। चलिए देखिए, तो पहला दीर्घ संधि के नियम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। बच्चों समझ आया, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो आपने समझ आया, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दो निकट कोई भी आपके पास जो स्वर आएंगे उन दोनों के मेल से दीर्घ वाला स्वर बनेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार है। कैसे? तो देखिए बच्चों ये कुछ इस प्रकार है, अ जमा अ तो बनेगा आ। इसी प्रकार देखिए इसका उदाहरण है कोण जमा अर्क तो बनेगा कोण अर्क। ठीक है, अ जमा आ, इससे बना है आ। ठीक है, तो बनेगा देखिए भोजन जमा आल है तो भोजनालय। ठीक है, आ जमा अ तो बना है आ। उदाहरण है परीक्षा जमा अर्थी तो बनेगा परीक्षार्थी। ठीक है, ई जमा ई तो बनेगा ई। रवि जमा इंद्र तो रविंद्र। ठीक है, देखिए बच्चों अब क्या है, ई जमा ई तो बना है ई। इसका उदाहरण है हरि जमा ईश तो बनेगा हरीश। ठीक है, अब देखिए क्या है, ई जमा ई तो बनेगा ई। रजनी जमा ईश तो बनेगा रजनीश। ठीक है, इसी प्रकार ऊ जमा ऊ तो बनेगा ऊ, दीर्घ ध्वनि वाला। और देखिए भानु जमा उदय तो बनेगा भानुदय। ठीक है, ऊ जमा ऊ तो बनेगा ऊ। और इसका उदाहरण है क्या, लघु जमा उर्मी तो बनेगा लघुर्मी। ठीक है, ऊ जमा ऊ तो बनेगा ऊ। उदाहरण है बधु जमा उत्सव तो बनेगा बधुत्सव। ठीक है, ऊ जमा ऊ तो बनेगा ऊ। और ये उदाहरण है भू जमा ऊर्जा तो भूजा। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ पे जो आपके ये देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अब है दूसरा, यह है गुण संधि के नियम। देखिए बच्चों, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, यदि री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। बच्चों देखा आपने किस प्रकार यहाँ पे वर्णों का बदलाव हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपने देखा अ और आ होगा तो ई हो जाएगा। ठीक है, या फिर ई हो जाएगा। समझ आया बच्चों? और देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोबारा, तो देखिए बच्चों अ आ हो ई हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका देखिए ए हो जाएगा, उ हो तो ओ हो जाएगा, री हो तो अर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आ, देखिए आ हो या फिर आपका जमा ई हो, कोई भी हो सकता है तो ए बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि अ जमा ई तो ए बनेगा। ये क्या है, नर जमा इंद्र तो नरेंद्र। ठीक है, यथा जमा इष्ट तो यथेष्ट। ये किसका उदाहरण है, आ जमा ई से क्या बनेगा ए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए अ जमा ई तो बना है ए, इसका उदाहरण है गण जमा ईश तो गणेश। ठीक है, आ जमा ई तो क्या बनेगा ए, उदाहरण है उमा जमा ईश तो बनेगा उमेश। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब है अ या आ
जमा उ या ऊ, तो क्या बनेगा? ऊ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ओ बनेगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, पर जमा उपकार तो परोपकार। ठीक है, और इसका अगला है देखिए, सप्त जमा ऋषि तो क्या बनेगा? सप्त ऋषि। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए। अब तीसरा है वृद्धि संधि। देखिए बच्चों, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए है, यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आए यहाँ पे? चाहे आपको कोई भी यहाँ पे वर्ण हो, लेकिन जो दीर्घ वाला है, जो बड़ा वाला है, वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे कि अ जमा ए तो बनेगा ए, उदाहरण है एक जमा एक तो एक एक। ठीक है, फिर अ जमा ए तो बनेगा ए, उदाहरण है मत जमा एक तो बनेगा मत एक। ठीक है, आ जमा ए तो बनेगा ए, उदाहरण है तथा जमा एव तो बनेगा तथैव। ठीक है, इसी प्रकार आ जमा ए तो बनेगा ए, उदाहरण है महा जमा ऐश्वर्य तो माहेश्वर। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, समझ आए? चलिए अब ये और भी सारे उदाहरण है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब आइए इसका चौथा करते हैं, ये है यण संधि। तो देखो बच्चों, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके योग से इनके स्थान पर क्रमशः य व और अर हो जाता है। ठीक है, इसे यण संधि कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि क है पहले, क्या? यदि ई या ई के बाद ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ई या ई का य हो जाता है। ठीक है, ये पहला नियम है। देखिए इसका, तो इसका उदाहरण देखिए, ई जमा अ तो क्या बनेगा? य ना। तो देखिए क्या बनेगा? यदि जमा अपि तो यद्यपि। ठीक है, अब देखिए ई जमा आ तो बनेगा य, तो ये होगा अति जमा आचार तो बनेगा अत्याचार। ठीक है, देखिए फिर ई जमा ऊ तो बनेगा य, तो देखिए नी जमा ऊन तो बनेगा न्यून। ठीक है, इसी प्रकार ई जमा अ तो बनेगा य, देवी जमा अर्पण तो बनेगा दैव्य अर्पण। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब अगला, ई जमा अ तो बनेगा य, उदाहरण है इसका अति जमा अधिक तो बनेगा अत्यधिक। ठीक है, ई जमा ए तो बनेगा ये। ठीक है, तो देखिए प्रति जमा एक तो बनेगा प्रत्येक। ठीक है, इसी प्रकार ई जमा उ तो बनेगा यू, उदाहरण है अति जमा उत्तम तो अति उत्तम। ठीक है, ई जमा आ तो बनेगा या, तो ये उसका उदाहरण है यति। इति जमा आदि तो इत्यादि। ठीक है, अब इसका ख नियम देखिए कौन सा है। यदि उ या ऊ के बाद उ या ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो उ या ऊ का व हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उ या अ, उ जमा अ, अगर ऐसा कुछ हो तो व बनाना है। ठीक है, देखिए उदाहरण क्या है, सु जमा अल तो स्वल्प। ठीक है, इसी प्रकार सु जमा अस्ति तो स्वस्ति। ठीक है, अब देखिए अगर उ जमा आ हो तो क्या बनेगा? देखिए सु जमा आगत तो स्वागत। ये कुछ और उदाहरण है, ये आप करेंगे। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ग नियम। यदि ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर हो तो री का र हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि है री जमा आ तो बनेगा रा। ठीक है, देखो उदाहरण जैसे मातृ जमा आज्ञा तो बनेगा मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पितृ जमा आदेश तो बनेगा पित्रादेश। ठीक है, री जमा ऊ तो बनेगा रू, तो ये उदाहरण होगा आपका पितृ जमा उपदेश तो पितृपदेश। ठीक है, मातृ जमा उपदेश तो मातृपदेश। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका पांचवा, ये है अयाधि संधि। देखो बच्चों, यदि ए ओ के आगे कोई विजातीय मतलब असमान स्वर आ जाए तो ए का आए, ए का आए, ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। ठीक है, इसे अयाधि संधि कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि ए जमा अ तो क्या बनेगा? आए, तो ये होगा ने जमा अन तो नयन। ठीक है, अब देखिए ए जमा अ तो बनेगा आए, ए जमा अ तो बनेगा आए। ठीक है, उदाहरण देखिए क्या है इसका, गे जमा अक तो गायक। ठीक है, ओ जमा अ तो बनेगा अव, उदाहरण है इसका पो जमा अन तो पवन। ठीक है, ओ जमा ई तो बनेगा अवि। ठीक है, देखिए उदाहरण है पो जमा इत्र तो पवित्र। ओ जमा अ तो आप बनना है, ये होगा पौ जमा अक तो पावक। ठीक है, इसी प्रकार ये कुछ और उदाहरण है, आप इन्हें देखेंगे। ठीक है, आइए इसका दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरी संधि कौन सी इसकी? व्यंजन संधि। देखो बच्चों, हमने स्वर संधि सारी पढ़ ली, अब हम करने वाले हैं व्यंजन संधि। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि के भेद निम्नलिखित है। देखिए बच्चों, पहला है इसमें पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। देखो बच्चों, किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कि क च त ट प। ठीक है, देखिए का मेल किसी स्वर या य र ल व में से किसी वर्ण से होने का वर्ग
का पहला वर्ण एक ही वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे कि ग, ज, ड, द, व में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम बच्चों इनको उदाहरण से समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दिक जमा अंबर, तो क्या बनेगा दिगंबर। आपने देखा यहाँ पे क था, अब वो क्या बन गया, ग बन गया। ठीक है, तीसरा बन गया। देखिए जगत जमा ईश तो बना है यहाँ पे जगदीश। ठीक है, त का क्या बन गया है यहाँ पे द बन गया है। ठीक है, सत जमा आचार तो सदाचार, दिक जमा गद तो दिग्गज। ठीक है, चलिए चौथा दूसरा भेद देखिए इसका। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। देखो बच्चों, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कि क, च, ट, त, प का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से हो, जैसे कि क्या क, च, त, प अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि क जमा म अगर हो तो ड बन जाएगा, च जमा न हो तो यहाँ बन जाएगा, त जमा न हो तो न बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प जमा म अगर ये हो तो म बन जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि वाक जमा मय तो वाणमय बन जाएगा। ठीक है, जगत जमा नाथ तो जगन्नाथ बन जाएगा, उत जमा मत तो उन्नमत बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये कुछ और उदाहरण जैसे कि चित जमा मय तो चिन्मय, अप जमा मय तो अमय, षट जमा मास तो षणमास। ठीक है, चलिए बच्चों अब तीसरा देखिए, त के संबंध में विशेष नियम। ठीक है, चलिए देखिए क कौन सा नियम है इसका, त के बाद कोई स्वर या ग, घ, द, ध, ब, भ, म, य, र ये सब हो अगर, ठीक है, वर्ण हो तो त का द हो जाता है। देखो बच्चों कैसे, सत जमा गति तो क्या बन गया सदगति, त किस में बदल गया आपका द में बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार तत् जमा भव तो बन गया तद्भव। ठीक है, सत जमा आनंद तो सदानंद, तत् जमा अनुसार तो तदनुसार। ठीक है, उत जमा घाटन तो उद्घाटन, सत जमा धर्म तो सद्धर्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका ख देखिए क्या है। यदि त के बाद च या छ हो तो च तथा ज या झ हो तो ज में परिवर्तित हो जाता है। चलिए देखिए इसी प्रकार त के बाद ट या ठ हो तो ट, ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे उदाहरण है, त जमा च क्या है यहाँ पे च, तो देखिए उत जमा चारण तो उच्चारण, त जमा छ तो छ क्या बनेगा, सत जमा छात्र तो सच्चात्र। ठीक है, ऐसे ही त जमा ज तो ज, देखिए सत जमा जन तो सज्जन। ठीक है, त जमा ट तो क्या बनेगा, देखिए तत् जमा टीका तो तट्टीका। ठीक है, त जमा ड तो क्या बनेगा, उत जमा डयन तो उड्डयन। ठीक है, चलिए बच्चों अग्गा नियम देखिए इसका। यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि उत जमा श्वास तो उच्छ्वास। ठीक है, उत जमा शिष्ट तो उच्छिष्ट। ठीक है बच्चों, अगला देखिए घ देखिए बच्चों, त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे उत जमा हार तो उद्धार, उत जमा हरण तो उद्धरण। ठीक है, अगला देखिए अब आता है इसका चौथा नियम, छ के संबंध में विशेष नियम। देखिए बच्चों, किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि देखिए परि जमा छेद तो परिच्छेद। ठीक है, वि जमा छेद तो विच्छेद, स्व जमा छंद तो स्वच्छंद। ठीक है, इसी प्रकार आ जमा छादन तो आच्छादन, अनु जमा छेद तो अनुच्छेद। ठीक है बच्चों, संधि जमा छेद तो संधिच्छेद। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका पांचवा नियम देखो, म के संबंध में विशेष नियम। ठीक है, चलिए बच्चों इसका पहला नियम देखिए, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण ड, य, न, म अथवा अनुसार, देख रहे हैं इसमें अनुसार में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि परम जमा तु तो क्या बनेगा परंतु। ठीक है, सम जमा ध्या तो संध्या। ठीक है, देखिए सम जमा गति तो संगति। ठीक है, सम जमा बंध तो संबंध। ठीक है, चलिए अब ख नियम देखिए इसका, म से परे म का द्वित्व हो जाता है। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे सम जमा मति है तो ये हो जाएगा सम्मति, सम जमा मुख तो सम्मुख, सम जमा मोहन तो सम्मोहन, सम जमा मान तो सम्मान। ठीक है, ग नियम देखिए इसका, यदि म के बाद कोई अंतस्थ है जैसे कि य, र, ल, व आदि अथवा ऊष्म जैसे कि श, श, स, ह वर्ण हो तो म का अनुसार हो जाता है। जैसे कि सम जमा सार तो संसार, सम जमा वाद तो संवाद, सम जमा स्मरण तो संस्मरण, सम जमा युग तो संयोग। ठीक है बच्चों, अब वाद इसमें क्या है परंतु जमा, देखिए परंतु सम जमा राट तो क्या बनेगा सम्राट में अनुसार नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एक इसका अनुवाद है, इसका अपवाद है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका छठा नियम देखो बच्चों क्या है, यदि री, र और श के बाद न हो तो परंतु इनके मध्य कोई स्वर या पवर्ग का कोई वर्ण अनुसार य, व, ह में
से कोई वर्ण हो तो न का ण हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे, री जमा न तो ऋण हो गया, तर जमा न तो तरण हो गया, भर जमा न तो भरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार परि जमा नाम तो परिणाम, राम जमा अयन तो रामायण, प्र जमा मान तो प्रमाण। ठीक है, परंतु च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, श और स आने पर न कर्ण नहीं होता। जैसे कि देखिए, दुर जमा जन तो दुर्जन, निर्वत जमा मान तो निर्वट मान। ठीक है, चलिए अब इसका 7वां नियम देखो, यदि स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे वी जमा सम तो विषम, नी जमा सिद्ध तो निषिद्ध, अभि जमा सेक तो अभिषेक, सु जमा सुप्ति तो सुषुप्ति। ठीक है, चलिए अब तीसरा पद देखिए, इसमें विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, देखो विसर्ग संधि के निम्न प्रकार होते हैं। तो पहला देखिए कौन सा है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद च या छ हो तो श हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर श हो जाता है तथा विसर्ग के बाद त थ होने पर स हो जाता है। बच्चों यहाँ पे जितने भी नियम है आपको बहुत 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 ध्यान देने हैं। ठीक है ना बच्चों, देखो कुछ उदाहरण दिए गए, देखिए जैसे कि नी जमा च तो निश्चय हो जाएगा, नी जमा चतुर, नी जमा ठुर तो हो जाएगा निश्चल, नी जमा तेज तो हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, नी जमा छल तो निश्चल, दु जमा चरित्र तो दुष्चरित्र, धनु जमा टंकार तो धनुष टंकार। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका दूसरा, ये है आपका विसर्ग के बाद यदि श या स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक है, या उसकी जगह क्रमशः श स या स हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि नी जमा संदेह तो बनेगा निसंदेह। ठीक है, या फिर निसंदेह, नी जमा संकोच तो निसंकोच। ठीक है, दो जमा शासन तो दुशासन। ठीक है, नी जमा संतान तो निसंतान। ठीक है, चलिए तीसरा देखो बच्चों, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो तो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखो बच्चों, मन है जमा बल तो मनोबल, मन है जमा विकार तो मनोविकार, मन है जमा हर तो मनोहर। ठीक है, रज है जमा गुण तो रजोगुण। ठीक है बच्चों, यश है जमा दा तो यशोदा, तप है जमा वन तो तपोपन। बच्चों देखिए इसी प्रकार ये कुछ और उदाहरण है, आप ये देखेंगे। ठीक है, अब इसका चौथा नियम देखिए बच्चों, विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। देखिए बच्चों किस प्रकार, दु जमा उपयोग तो दुरुपयोग, नि जमा भय तो निर्भय, नि जमा अर्थक तो निसर्थक निरर्थक, नि जमा आहार तो निहार निराहार, दो जमा बुद्धि तो दुर्बुद्धि, दो जमा आचार तो दुराचार, वही जमा मुख तो बहिर्मुख। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ये कुछ और उदाहरण है, आप ये देखेंगे। ठीक है, अब इसका पांचवा नियम देखते हैं बच्चों। आइए, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अतः देखिए अतः जमा एव तो अतैव। ठीक है बच्चों, देखिए अब यदि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि नी जमा रस तो नीरस, नी जमा रज तो नीरज, नी जमा रव तो नीरव। ठीक है बच्चों, अगला देखिए इसका छठा नियम, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। देखिए बच्चों जैसे कि नम जमा कार तो नमस्कार। ठीक है, पुरह जमा कार तो पुरस्कार, भा जमा कर तो भास्कर। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि प्रातः जमा काल तो प्रातः काल, अधः जमा पतन तो अधः पतन। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं हिंदी भाषा की विशेष संधियां। चलिए पहला है स्वर का हश्व होना, मतलब हश्व संधि। देखिए बच्चों, काठ जमा पुतली तो कठपुतली, आधा जमा खिला तो अधखिला, लौटा जमा इया तो लुटिया, काला जमा मुहा तो कलमुहा, फूल जमा बाड़ी तो फुलवाड़ी, दूध जमा मुहा तो दूधमुहा। ठीक है, चलिए अब ये है उभय पद हश्व। देखिए, काट जमा खाना तो कटखाना, लेना जमा देना तो लेन देन। ठीक है, अब दूसरा देखिए, प्रत्यय के योग से बनी संधियां। देखो बच्चों, चारा जमा एरा तो बनेगा चचेरा, भाई जमा यो तो भाइयों, भीख जमा आई तो भिकारी, सांप जमा एरा तो सपेरा, खेल जमा बाढ़ तो खिलवाड़ा, तिथि जमा यहाँ तो तिथिया। ठीक है, तीसरा देखिए बच्चों, हस्व या हस्व का दीर्घ तथा किसी पद का लोप भी हो जाना। देखिए बच्चों किस प्रकार, मूसल जमा धार तो मूसलाधार, लिखना जमा पढ़ना तो लिखा पढ़ी, मिलना जमा जुड़ना तो मेल जोल, दीन जमा नाथ तो दीनानाथ। ठीक है, चौथा देखिए बच्चों, स्वर लोप संधि। देखो बच्चों, बकरा जमा ईद तो बकरीद। ठीक है, कटोरा जमा दान तो कटोर दान। ठीक है,
पांचवा देखिए व्यंजन लोप संधि। देखिए बच्चों, इस जमा ही तो इसी, यह जमा ही तो यही, उस जमा ही तो उसी, सब जमा ही तो सभी, वह जमा ही तो वही, जब जमा ही तो सभी। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, वहां जमा ही तो वहीं, कहाँ जमा ही तो कहीं, कब जमा ही तो कहीं। ठीक है बच्चों, देखिए ब के बाद ह होने पर ब का भ बन जाता है तथा ह का लोप हो जाता है। बच्चों ये नियम याद रखना। ठीक है, आइए इसका छठा और अंतिम नियम करते, कौन सा है, आगम संधि। देखिए बच्चों, किसी नए वर्ण का बीच में आ जाना। देखिए बच्चों, जैसे कि ले जमा आ तो लिया, रो जमा आ तो रोया, आ जमा ए तो आइए, पी जमा ए तो पीजिए, खा जमा आ तो खाया, ले जमा ए तो लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पे संधि के कई सारे उदाहरण देख लिए, कई सारे प्रकार देख लिए है ना। चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए इसमें क्या है, पहला देखिए इसमें का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले देखो संधि शब्द का क्या अर्थ है। बच्चों संधि का अर्थ क्या होता है बताइए। तो संधि का अर्थ होता है यहाँ पे क्या, जोड़ना। ठीक है, जोड़ या फिर योग आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है बताइए बच्चों। देखिए बच्चों, तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तीसरा देखिए स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, स्वर संधि हमने सबसे पहले पढ़ा था है ना। देखिए तो ये है आपका, देखिए सबसे पहले था स्वर संधि। देखिए ये रहा आपके स्वर संधि। ठीक है, देखिए तो कितने भेद होते हैं वो आपको बताने। ठीक है, देखिए तो कितने भेद है इसके, देखिए उपभेद। ठीक है, पहला दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है, चौथा यण संधि है, पांचवा या आयादी संधि है। ठीक है, ये इसके 5 उपभेद हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, कौन सा है, देखिए ये है आपका ख प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो पहला है संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कैसे बताइए। देखिए हमने कहा था कि वर्णों के नहीं, संधि किसे कहते हैं बताइए। हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 वर्णों को मिलाया था है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि। आइए बच्चों इसमें पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, हमने इसकी पूरी परिभाषा पढ़ी थी है ना। चलिए मैं आपको शुरुआत में इसकी परिभाषा दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए संधि क्या है, यहाँ पे ये देखिए निकटवर्ती वर्णों के मेल से बने होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों समझ आया क्या बोला था यहाँ पे, निकटवर्ती वर्णों के मेल से बने, ठीक है, होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कौन सा है इसमें, तो ये है आपका तीसरा प्रश्न। देखिए कौन सा है, दूसरा प्रश्न देखो संधि विच्छेद किसे कहते हैं। बच्चों हमने देखा था कि कोई भी शब्द जो जटिल है हमने उसको विखंडित करके, ठीक है, उसको हमने तोड़कर अलग अलग टुकड़ों में लिखा है, तो वही उसका क्या होता है, संधि विच्छेद कहते हैं है ना। चलिए तीसरा देखिए आप स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि क्या होता है बच्चों, देखिए जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, प्रथम पद का, देखिए बच्चों स्वर संधि होती है जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो और जो दूसरा पद है, ठीक है, उसके भी प्रथम पद में स्वर हो। ठीक है, तो जब स्वर से स्वर का मेल होता है उसी हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए ग प्रश्न करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए क देखिए क्या है पहला प्रश्न, संधि के प्रकारों का उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। ठीक है, दोबारा संधि के प्रकारों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो संधि के प्रकारों का, चलिए देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं, हमने यहाँ पे देखा था संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि है ना। स्वर संधि के देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि अगर हम ले लेंगे, आइए उदाहरण, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे देखिए स्वर संधि का देख लिया था सबसे पहले, ये है आपका, देखिए तो ये है स्वर संधि। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि के इसमें उदाहरण हो जाएगा कौन सा, देखो देखिए बच्चों, जैसे कि ये हो जाएगा कोण जमा अर्क, तो कोणार्क। ठीक है, जैसे कि अ जमा अ, तो क्या बना है आ। आपने देखा कि इसमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें अ आया है, स्वर है, और जो हमारा दूसरा पद है उसके भी प्रथम वर्ण में क्या आया है, अ आया है ना। तो दोनों आपने देखा कि दोनों ही स्वर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि। ठीक है, आइए व्यंजन संधि का उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन में क्या था, जो पहला वर्ण है, जो पहला शब्द है आपका, उसके अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए, व्यंजन, और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण में आपका स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे इसका उदाहरण है कौन सा, देखो बच्चों ये है, देखिए ये हो जाएगा जैसे कि जगत जमा ईश है ना, जगत, त क्या है यहाँ पे, त व्यंजन है, और देखिए ईश, ईश में ई क्या है यहाँ पे, स्वर है, तो देखिए ये हो जाएगा जगदीश। ठीक है, चलिए आप देखिए इसका विसर्ग वाला इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए
विसर्ग क्या था बच्चों, इसमें प्रथम शब्द जो है उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, अंतिम वर्ण में विसर्ग होना चाहिए, जबकि जो दूसरा पद है उसमें क्या क्या हो सकता है, प्रथम वर्ण में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए किस प्रकार है, देखिए निश्चय जमा च, सॉरी निह जमा च तो बनेगा निश्चय। ठीक है, इसी प्रकार देखिए निह जमा संदेह तो निसंदेह। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों, आइए अगला प्रश्न करें। अब हमने ये कर लिया है, ठीक है, तो हमने संधि के प्रकारों का देख लिया है। अब देखिए दूसरा कौन सा है, यण संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए यण संधि हमने क्या पढ़ा था बच्चों, देखिए कहाँ पे था ये यण संधि, चलिए यहाँ देख लेते हैं कहाँ पे है ये। देखिए बच्चों, तो ये है आपकी यण संधि। ठीक है बच्चों, देखिए ये किसका भाग है, देखिए बच्चों तो ये है आपका स्वर संधि का भेद है। ठीक है, यण संधि देखो बच्चों, इसमें क्या था आपका, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके योग से इनके स्थान पर क्रमशः य व और अर हो जाता है। ठीक है, इसे यण संधि कहा था हमने। इसके उदाहरण कौन से, जैसे कि कौन सा, यद्यपि, देखिए यदि जमा अपि तो बनेगा यद्यपि। ठीक है, ऐसे ही नी जमा ऊन तो बनेगा न्यून। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है। चलिए बच्चों अब हम आगे करते हैं। ठीक है, क्या था आपका, देखिए यण संधि हमने देख लिया है। अब देखिए तीसरा विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए विसर्ग संधि क्या था, विसर्ग तो वही था ना जिसमें प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण जो उसका होगा उसमें क्या होगा, विसर्ग होना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण जो है वो आपका स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण सहित अगर देखा जाए तो निसंदेह। ठीक है, नी उसमें क्या है, नी में प्रथम शब्द जो उसका अंतिम वर्ण है उसमें क्या है, विसर्ग है, और संदेह, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो उसका दूसरा शब्द है उसमें प्रथम वर्ण जो है वो क्या है, आपका व्यंजन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निसंदेह, कौन सा, विसर्ग संधि। ठीक है, आइए इसका चौथा घ प्रश्न करते हैं। देखो बच्चों, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए पहला देखिए क्या है, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। तो देखिए व्यंजन संधि कौन सा था बताइए, व्यंजन संधि वो था जिसमें आपका जो दो पद होते हैं, दो पद में से जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण कैसा होना चाहिए, वो व्यंजन होना चाहिए, जबकि दूसरा पद जो है उसमें प्रथम वर्ण जो है उसका स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, और विसर्ग संधि क्या होता है बताइए बच्चों, उसमें जो दो शब्दों में से जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए, जबकि जो आपका दूसरा पद है उसमें प्रथम वर्ण जो है वो आपका स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरा दीर्घ संधि या गुण संधि क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो दीर्घ संधि क्या होती है बताइए, ये आपकी स्वर संधि के भेद थे, है ना बच्चों। तो देखिए दीर्घ संधि होती है जब आपका शब्द जो पहला शब्द है उसमें अंतिम में क्या आए, स्वर आ जाए। ठीक है, स्वर आएगा, और जो जैसे कि अ, और जो दूसरा पद है उसमें भी अगर कोई भी स्वर आता है, ठीक है, तो उसका दोनों का जो है वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अ जमा अ तो क्या बनेगा आ। ठीक है, ये था ई जमा ई तो बनेगा ई, जो दीर्घ वाला होगा वो बनेगा। ठीक है, जबकि गुण संधि क्या होती है बच्चों बताइए, एक सेकेंड ना, देखिए बच्चों गुण संधि ये है, देखिए यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो क्या बन जाएगा, दोनों के स्थान पर ए, यदि उ या उ हो तो क्या बन जाएगा, दोनों के स्थान पर ओ आ जाएगा। ठीक है, और री हो तो आर बन जाता है। और इसका उदाहरण देखिए बच्चों ये इस प्रकार है, अ जमा ई तो क्या बनेगा ए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा नर जमा इंद्र तो नरेंद्र। बच्चों ये कई सारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, आप यहाँ पे आराम से इनमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए बच्चों आगे कौन सा है, ये हमने कर लिया। अब इसका अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में संधि कीजिए। चलिए जैसे कि यहाँ पे है पहला मही जमा इंद्र तो बनेगा महेंद्र। ठीक है, अब आगे देखिए सु जमा उक्ति तो सूक्ति। ठीक है, ऐसे ग्री जमा ईश तो गिरीश। ठीक है, नर जमा इंद्र तो नरेंद्र, उप जमा पर जमा उपकार तो परोपकार, राजा जमा ऋषि तो राजेश्री, राजा जमा ऋषि तो राजर्षि। ठीक है, देखिए सदा जमा एव तो सदैव, वन जमा औषधि तो वनौषधि। ठीक है, यदि जमा अपि तो यद्यपि, प्रति जमा एक तो प्रत्येक। ठीक है, अति जमा अधिक तो अत्यधिक, सु जमा अति तो सु जमा आती तो स्वाति। ठीक है, सु जमा आगत तो स्वागत, भो जमा अन तो भवन। ठीक है, पौ जमा तो पौवक। ठीक है, चलिए अब इसका च प्रश्न करते हैं, सही विकल्प चुनिए। चलिए पहला देखिए क्या है, संधि के भेद हैं, बताइए कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, परमात्मा का संधि विच्छेद है, बताइए क्या है, ये है परमा जमा आत्मा, परम जमा आत्मा या परम जमा आत्मा, बताइए कौन सा है। देखिए ये परमात्मा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा बताइए, देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका परम जमा आत्मा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों देखिए, तो हमने इसका पूरा अध्याय पूरा अच्छे से
तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। इसमें कई सारे नियम हैं, कई सारे यहाँ पे आपके संधि के प्रकार हैं, ठीक है, उसके भेद है, उसके उपभेद हैं। तो बच्चों आपको इसको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे जो नियम है उनको अच्छे से आप पढ़िए, दोहराइए, जितने भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं आप उनको अच्छे से पूरा कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।